गाइस, स्वागत है तुम लोगों का जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 12 के अंदर। अगर तुम न्यू हो इस चैनल पे तो अपना डोमेन एक्सपेंड करो, लाइक और सब्सक्राइब बटन को अपने डोमेन में ले जाकर दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारे को यूटा दिखाई देता है। यूटा सोच रहा होता है कि हमारे को कॉलोनीज के अंदर कम्युनिकेशन साधनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन और पैसेज साधने के लिए उसको 2 न्यू रूल ऐड करवाने पड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ इस कॉलोनी के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस सॉर्सरर्स भी हैं जो पलक झपकते ही लोगों को क्रूरता से मार भी सकते हैं। तो सबसे पहले यूटा को उन सॉर्सरर्स को मारना होगा। यूटा अपने आप से वादा करता है कि वो गोजो के लिए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा जिसमें उसको वापस से अपने दोस्त गेटो को दोबारा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही गेटो की बॉडी पे केंजाकू ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अभी फिलहाल यूटा 400 पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमारे को यूटा कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ मिलता है। अब ये वही लोग होते हैं जिनको यूटा बचाना चाहता है। यूटा इन लोगों से बात ही कर रहा होता है, तभी पीछे से 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है कि एक कर्स स्पिरिट 2 लोगों को मार रही होती है और वो कर्स स्पिरिट किसी कॉकरोच की होती है। और बाद में लड़ाई होती है यूटा और उस कॉकरोच की कर्स स्पिरिट के बीच में। अब यूटा पूछता है कि ये कौन है। तभी वहां पर कोगाने आ जाता है और वो उसको बताता है इसका नाम कुरुशी है। और फिर दोनों के अंदर घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तो यूटा को रियलाइज होता है कि कोई ना कोई तो ऐसा प्लेयर है जो उस पे निगरानी रखे हुए है। कुरुशी और यूटा की लड़ाई कंटिन्यू चल रही होती है। अब यूटा यहाँ पर समझ जाता है कि इस कर्स एनर्जी को हराने के लिए उसको रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उस कर्स स्पिरिट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी जाके वो कर्स एनर्जी हार सकती है। और यूटा वही करता है। अंत में कुरुशी मर जाता है और कोगाने यूटा को 5 पॉइंट्स देता है, क्योंकि उसी ने ही कुरुशी को मारा है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक एक लड़की आती है और वो यूटा से कहती है तो तुम भी रिवर्स कर्स टेक्निक जानते हो। और उसके बाद वो उसको पंच मार के कहीं दूर गिरा देती है। ये लड़की कोई और नहीं, ताकाका उरो होती है। अब यूटा यहाँ पर समझ जाता है कि ये जो लड़की है वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन ये जिस भी स्पेस को डिफाइन करती है वहां पर ये उस ओपोनेंट को कुचल नहीं सकती। और तो और वो लड़की फिर आगे होकर बताती है कि वो आसमान को जमीन की तरह यूज करती है। इस टेक्निक में आसमान को एक सरफेस की तरह यूज किया जा सकता है और उसी की वजह से वो स्पेस को भी मैनिपुलेट कर पाती है। अब वो उससे पूछती है कि उसे मालूम है कि कमजोर लोग पॉइंट्स के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, पर तुम्हारा जैसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति इन पॉइंट्स के पीछे क्यों है? तुम तो वैसे भी जब चाहे वो पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो, तो तुम किस वजह से लड़ रहे हो? वो उसको बताती है कि हो ना हो उसे लगता है केंजाकू चाहता है कि सारे सॉर्सरर्स का पुनर्जन्म हो, लेकिन जिन लोगों की लाइफ में कोई रिग्रेट्स और दुख नहीं है, मुझे नहीं लगता वो केंजाकू के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तभी यूटा उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है भले ही तुम्हारी लाइफ में कोई रिग्रेट हो ना हो, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि तुम्हें काफी ज्यादा लोगों को मारना होगा अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। तभी यूटा उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो। और यहीं पर उन दोनों की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो लड़ते लड़ते उसको एक बात बोलती है, तुम वही हो फुजीवारा फैमिली से। और उन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू हो जाती है। वो लड़ते लड़ते उससे कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन में कोई इस चीज को नहीं समझेगा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी बीच में एक ब्लू बीम सी जिसका नाम होता है ग्रेनाइट ब्लास्ट उन दोनों पे आके लगता है और वो दोनों एक पल के लिए अलग अलग जगह जाके गिरते हैं। अब ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं, रियू इशिगोरी ने किया होता है, जो कि आखिरी सर्वाइविंग प्लेयर होता है उन तीनों के साथ साथ में। अब यूटा यहाँ पर सोचता है कि स्टेडियम में कुछ लोगों की रक्षा के लिए वहां पर उसने रीका को तैनात कर रखा होता है, लेकिन इस ग्रेनाइट ब्लास्ट से उन लोगों की जान अभी भी जा सकती है। तो यूटा फैसला करता है कि सबसे पहले उसे रियू इशिगोरी को ही निपटाना पड़ेगा और वो उसकी तरफ चार्ज कर देता है। अब यहाँ पर टाकरा होता है रियू इशिगोरी वर्सेस यूटा ओकुत्सु में। यूटा उससे कहता है क्या तुम अपने अटैक्स को थोड़ा और प्रिसाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि तुम्हारे अटैक से दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है। अब वहीं पर रियो इशिगोरी उसको मिसाल के तौर पे कहता है, क्या तुम किसी भूखे बच्चे से खाना आराम से खाने के लिए कह सकते हो? वो उसको बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहे, क्योंकि उसने इस गेम के दौरान काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से मुलाकात करी और साथ ही साथ में उसको एक औरत भी मिली, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जिंदगी में खुश रहने लगा। वो यूटा को बताता है कि पता है जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो दर्द है भूख लगना। वो बताता है उसकी जिंदगी में कोई डिजर्ट्स नहीं थी। अब तो ये हाल है कि सिगरेट भी उसको काफी ज्यादा मीठी लगने लगी है। इतना कहते ही उन दोनों के बीच में फिर से घमासान लड़ाई चलने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बौछार कर देते हैं। इशिगोरी लड़ते हुए यूटा से पूछता है, क्या तुम समझ गए कि मैं क्यों अनसेटिस्फाइड हूँ? अब यूटा यहाँ पर समझ जाता है कि इस आदमी को सिर्फ लड़ाई की भूख है और लड़ाई ही इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। यूटा उससे लड़ते लड़ते एक चीज समझ जाता है कि उसकी कर्स्ड अटैक्स काफी ज्यादा प्रिसाइज हैं। अब यहाँ पर ताज्जुब की बात तो ये होती है कि वो अपने बालों से वो ब्लू लाइट अटैक्स कर रहा होता है और जब भी वो ओवरहीट हो जाता है उसके बाल नीचे की तरफ बिखर जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ इशिगोरी भी समझ जाता है कि भाई यूटा कोई आम बंदा नहीं है। यूटा से लड़ने के लिए उसको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और वही वो बंदा लगता है जो कि उसको लड़ाई में सेटिस्फाई करेगा। अब एक अटैक यूटा को इतनी बुरी तरीके से लगता है कि वो बिल्डिंग से होता हुआ उड़ते हुए आसमान की तरफ जाता है। ऊरो पीछे से आके एक शील्ड क्रिएट करती है और वो कहती है कि मैं किसी पर्सन पे अटैक नहीं करती, मैं अटैक करती हूँ स्काई की सरफेस पे, और उसी से रिबाउंड इफेक्ट लेके यूटा कहीं दूर जाके गिरता है और इस अटैक का नाम होता है थिन आइस ब्रेकर, जो कि यूटा को कहीं और जाके गिरा देता है और वहीं वो इशिगोरी का अटैक रिबाउंड करके उसी को ही मार देती है। अब यहाँ पर इशिगोरी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि यूटा और उसकी लड़ाई के बीच में ऊरो ने बीच में आने की हिम्मत की है और अब यहाँ पर यूटा अपने आप में सोचता है कि मुझे स्टेडियम से दूरी बनाए रखनी थी, लेकिन इन दोनों के हराने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो अपनी रिंग को पहनता है और जब वो अपनी रिंग को पहनता है तो वो समन करता है रीका को। रीका उसके पास में मैनिफेस्टेड फॉर्म में आके खड़ी हो जाती है और जब इशिगोरी और ऊरो देखते हैं उस शिकिगामी की मैनिफेस्टेड फॉर्म तो कहीं ना कहीं उनके लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होती है कि जब भी यूटा वो रिंग पहनता है तो उसका और रीका का कनेक्शन 5 मिनट तक कनेक्टेड रहता है, यानी इस 5 मिनट के दौरान वो रीका की सारी कर्स्ड एनर्जी यूज कर सकता है। अब रीका यहाँ पर यूटा को एक कर्स्ड वेपन देती है। वो कर्स्ड वेपन यूटा के हाथ से कनेक्टेड हो जाता है। अब यूटा सबसे पहले स्नेक आइज एंड फैंग्स टेक्निक का यूज करके ऊरो को बिल्कुल ही इमोबिलाइज कर देता है, यानी एक तरीके से उसको पैरालाइज कर देता है जिससे वो मूव नहीं कर पाते और उसके ऊपर वो मुक्कों की बौछार कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही इशिगोरी उस पर अटैक करने वाला होता है तो यूटा अपने कनेक्टेड वेपन से इशिगोरी को पंच मार के कहीं और दूर गिरा देता है। इन तीनों के बीच में घमासान लड़ाई कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। अब उन तीनों की लड़ाई इतनी घमासान हो जाती है कि एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि तीनों काफी अलग थलग हो जाते हैं और फिर गुस्से में ऊरो बोलती है फुजिवारा। अब यहाँ पर फुजिवारा एक ऐसा कल्ट होता है, यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि ग्रुप ऑफ असैसिन्स होता है, यानी हत्यारों का ग्रुप। और इस ग्रुप की खास बात ये होती है कि हर किसी का नाम एक फॉल्स एजेंडा के तहत यूज किया जाता है, लेकिन वहीं बात की जाए ऊरो की तो उसको किसी ने उसका रियल नाम दिया था। अब रियल नाम देने का मतलब हो गया कि अंत में उस आदमी ने जो भी अपनी जिंदगी में क्राइम किए होंगे वो सारे के सारे ऊरो पे जाके लगेंगे और इसी वजह से ऊरो फुजिवारा क्लैन से काफी ज्यादा नफरत करती है। अब इस लड़ाई में एक ऐसा मुकाम आता है जहां ये तीनों फाइनल शोडाउन के लिए रेडी हो जाते हैं और ये तीनों एक दूसरे पे यूज करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। और ये डोमेन एक्सपेंशन ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पे करते हैं, जिससे एक बड़ी सी बॉल बन जाती है और उस बॉल के अंदर होती है अनलिमिटेड कर्स एनर्जी। ये बॉल इतनी घातक होती है कि ये बॉल अपने आप में ही इन तीनों के लिए एक कॉमन डोमेन बन जाती है। अब ये तीनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्विस्ट आता है। कुरोशी जिंदा है, वो आकर इस बॉल को एक तरीके से तोड़ देता है, यानी उन तीनों की डोमेन वो अकेला तोड़ देता है। कुरोशी मरा नहीं था, जबकि कुरोशी तो पार्थेजेनेसिस प्रोसेस में था। पार्थेजेनेसिस का मतलब होता है कि एक मादा बिना किसी नर के
अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है और उन्हीं बच्चों के तहत कुरुशी अपने शिकार चुनता है। अब यहाँ पर ऊरो और कुरुशी की लड़ाई होती है और ऊरो रियलाइज करती है कि आफ्टर डोमेन एक्सपेंशन वो अपने टेक्निक्स इंस्टेंटली यूज नहीं कर सकती और इसी के चलते कुरुशी ऊरो का हाथ काट देता है। और वहीं दूसरी तरफ से इशिगोरी ऊरो पे अटैक करके उसको बिल्कुल ही निस्ला नाबूद कर देता है। और अब लड़ाई चल रही होती है इशिगोरी और यूता की। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वापस चार्ज करने लग जाते हैं। इस लड़ाई के बीच में इशिगोरी उसको बताता है कि यूता उसको एक डेजर्ट की तरह लगता है, ऐसा डिजर्ट जो कि आज उसको लगता है फुलफिल करेगा। अब ये लड़ाई कुछ ऐसी होती है, इसके अंदर यूटा ऊरो के अटैक्स के साथ साथ में इशिगोरी के भी अटैक यूज करने लग जाता है और इशिगोरी समझ जाता है कि यूटा की पावर है लोगों की पावर कॉपी करना, यानी यूटा लोगों की टेक्निक्स कॉपी कर सकता है और उसी के चलते इशिगोरी भी अंत में हार जाता है। जैसे ही यूटा रिका के साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इशिगोरी थोड़ा सरवाइव कर जाता है। फिर वापस उन दोनों के बीच में नॉर्मल लड़ाई स्टार्ट होने लग जाती है, लेकिन अंत में यूजी इशिगोरी पे भारी पड़ जाता है क्योंकि यूटा इशिगोरी को बख्श देता है, वो उसको नहीं मारता। अब अंत में यूटा इशिगोरी से कहता है क्या वो उसको अपने पॉइंट्स दे सकता है। तो अब इशिगोरी समझ जाता है वो सेल्फ सर्वाइवल के लिए नहीं आया है और कहीं ना कहीं खुशी खुशी इशिगोरी यूटा को अपने पॉइंट्स दे देता है। अब यूटा के पास यहाँ पर ऊरो और इशिगोरी के पॉइंट्स मिलाकर 190 पॉइंट्स हो जाते हैं क्योंकि इसी ने इन दोनों को हराया होता है। अब इन सब के बाद जब यूटा अपने रास्ते चला जाता है तो वो ऊरो की बात को सोचने लग जाता है। ऊरो ने उसको कहा था कि तुम वही इंसान हो जो कि उस लिमिट तक पहुंचेगा, तुम ही वो इंसान हो जो उनकी जैसा बनेगा और जब तुम उनके लेवल पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा ईगो भरेगा जिसकी वजह से काफी जाने जाएंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।